बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आप सब देखने वालों को न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूं। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। और मेरी तरफ से भी आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आपने अपने दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज से किया होगा। और आज हम बात करने लगे हैं कश्मीर के हवाले से, और कश्मीर में जो एक जुल्म और बर्बरियत का जो सिलसिला है वो गुज़िश्ता 7 दहाइयों से जारी है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और हाल ही में भारतीय फ़ौज के खिलाफ कश्मीरियों ने शदीद एहतजाज भी किया है और उन्हें ये कहा, मतलब इस तरह की नारेबाजी भी की कि कश्मीर छोड़कर वापस अपने मुल्क चले जाएं। बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है वहाँ पे। आज भी जो कश्मीरी बहन भाई हैं उन पे जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं और दुनिया के मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं, जो भी मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इस हवाले से ख़बरें दिखा भी रहे हैं। मगर हाल ही में अमेरिका में इंतखाबात के बाद लोग कुछ मुख्तलिफ राय रख रहे हैं और इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि आखिर ये मोदी का नाफिज किया हुआ गैर कानूनी लॉकडाउन कश्मीर में कब ख़त्म होगा, उन कश्मीरी बहन भाइयों की तकलीफें आखिर कब ख़त्म होंगी, ये आज हम अपने प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। इसी हवाले से हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ भी कराना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर आप? थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? कैसी तबीयत सर? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सर, कश्मीर के ऊपर बात करें और हर वक्त हम जो है कश्मीर के हवाले से यूजुअली बात करते रहते हैं। जो जुल्म और सितम की जो एक कहानी का सिलसिला है वो मुसलसल जारी है। कल भी हमने देखा कि 2 नौजवानों को जो है वो शहीद कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स भी हैं जो मैं कोट करना चाहूँगी यहाँ पर। 2020 तक या 1989 से यानी कि 90 से लेकर अब तक जो है 95,709 कश्मीरी जो हैं वो भारत के जुल्म की वजह से शहीद हो चुके हैं। 1,61,000 कश्मीरी ऐसे हैं जिनको बेगुनाह जो है असीर बनाया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि 22,922 खवातीन जो हैं वो बेवा हो चुकी हैं, अब तक उनके सुहाग उजड़ गए हैं। और 11,224 खवातीन ऐसी हैं जिनकी इज्जतें अब तक पामाल हो चुकी हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इंसानी हुकूक की तंजीमें जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, और कश्मीर में हम देखें तो इंसानी हुकूक की भारत कब से संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है, लेकिन सर जितनी आलमी तंजीमें हैं, ख़ास तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की बात करें, उसकी खामोशी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर का जो डिस्प्यूट है ये आज से इसको 73 ईयर्स हो गए हैं, 73 साल से ये चीज़ चल रही है। जब हिंदुस्तान को के इंडिपेंडेंस मिली थी, जिसमें से पाकिस्तान और इंडिया 2 अलग मुमलकत बनी थी, तो उसमें कुछ ऐसे इलाके थे जो कि उस वक्त डिस्प्यूटेड रह गए थे जी। और हुआ ये था कि जहाँ पे मुसलमानों की आबादी की अक्सरियत है उसको पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा तो वो पाकिस्तान बन जाए। इसी तरह सबसे पहले तो हमारे साथ ये ज़्यादती की गई मुसलमानों के साथ कि उसको जो मुल्क दिया गया इतनी दूर दूर दिया गया, जैसे कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो मशरकी पाकिस्तान को हमसे इतना दूर रखने की ऐसे आम तौर पे किसी मुल्क में भी हमने नहीं देखा कि कोई भी मुल्क इतना पार्ट 2 जगह पे, और सिर्फ एक स्टेट है अलास्का जो कि अमेरिका की उससे दूर है, या हवाई है जो वो दूर है जी। बाकी जो मुल्क हैं वो एक लैंड होती है, वो पूरा मुल्क होता है, जिसकी वजह ये हुई कि वो बाद में हमसे बांग्लादेश की सूरत में अलहदा भी हो गया। सही। इसी तरह और से बहुत सारे ऐसे ये गोरे का भी एक कोई असूल था कि उसने कुछ ऐसे इलाके जो उस वक़्त बरे सगीर के अंदर थे उनको लादा ऐसे ही छोड़ दिया। कोई लाइन ऑफ कंट्रोल के तो कोई ड्यूरेंट लाइन के तौर पर किसी को जूनागढ़ को एक अलहदा छोड़ दिया गया। तो इनकी कोई डिस्प्यूट रह गए। कुछ स्टेट्स थी जो पाकिस्तान के अंदर थी, जैसे बावलपुर हो गई या स्वात होगी, इस तरह की वो अलहदा उनको छोड़ दिया। और तकसीम के वक्त जो स्पेशली जो सिंध है इसको भी तकरीबन आधा किया गया, और जो पंजाब है उसको भी आधा किया गया। अभी हमारे सिंध में ख़ास तौर पे जो हमारे बॉर्डर का इलाका है उसमें उस तरफ इस तरफ हमारा एक ही तरह का कल्चर है तकरीबन। और इसी तरह पंजाब में हमारा देखें तो इंडिया का जो पंजाब है और पाकिस्तान का जो पंजाब, उनका कल्चर एक ही तरह का है। तो इस तरह से इन चीज़ों को इस तरह से उस वक़्त रखा गया कि बाद में डिस्प्यूट रहे। और
सबसे पहले 1948 में जब कश्मीर का ये तस्वीर नहीं हुआ तो एक जंग हुई जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में पहली जंग हुई, तो उसके ऊपर फैसला किया गया कि इस इलाके को डिस्प्यूटेड टेरिटरी डिक्लेयर किया गया यूएनओ की तरफ से। सही सर, मैं एक माफी चाहता हूँ सर, एक छोटा सा वक्फा आ गया, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो जरा इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। दोस्तों एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में। न्यूज़ कैफे में आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से। जैसा कि आपने खबरों में और वैसे भी आप तक ये खबरें पहुंची ही होंगी कि कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम में इजाफा हो चुका है, और इस हवाले से कश्मीरियों पे क्या गुजर रही है और दुनिया की जो एक आलमी तौर पे जो एक पूरी सूरत हाल है उस बारे में हम बात करेंगे। सर फिलहाल हम बात करते हैं कि भारत जो है वो इतनी बड़ी तादाद में जो कश्मीर में फौज भेज चुका है, और उसकी वजह से सिर्फ कश्मीरियों को परेशानी के सिवा कुछ उनके पास और पीछे नहीं बच रहा है। बहुत ज्यादा अपसेट है, उन खाने पीने की चीजें जो है वो नहीं ले पा रहे हैं। लॉकडाउन, अब तो पूरी दुनिया लॉकडाउन का मतलब जो है वो समझ चुकी है, और खुद भी लॉकडाउन में रह चुके हैं सारे, तकरीबन दुनिया का हर इंसान। इस वक्त इंडियन मीडिया ने शोर मचाया हुआ है एक बयान के ऊपर, महबूबा मुफ्ती साहिबा का बयान, जिसपे उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के पास कोई तीसरा रास्ता तो रहने दें। उनके पास दो रास्ते हैं, या उन्हें पता है कि उन्होंने जेल चले जाना है या उन्होंने बंदूक उठानी है, वो तीसरा रास्ता तो उनके पास रहने दें। और उन्हें इस हवाले से एक पूरा जो मीडिया उनका करता है, उन्होंने एक इस कदर एक मैस क्रिएट किया हुआ है कि ये दहशतगर्दी को प्रमोट कर रही हैं, ये ऐसे कर रही हैं, ये वैसे कर रही हैं। कश्मीर में अमन के लिए हमारी फौज वहां गई हुई है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात जो इंडियन मीडिया इस वक्त जो है अपनी पूरी अवाम के सामने पीट रहा है वो ये है कि वो कहता है कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मसला है, ना अमेरिका, ना कोई और दूसरा मुल्क, ना कोई और इंसानी हकूक की तंजीम इसके बारे में कोई हमें ना मशवरा दे सकती है, ना इसके बारे में कोई काम कर सकती है। ये जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे वो कह रहे हैं कि हमारा अंदरूनी मसला है, ये इंडिया का और या पाकिस्तान का दोनों का अंदरूनी मसला नहीं है। ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से इसको डिस्प्यूटेड इलाका जब डिक्लेयर कर दिया गया है, और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन दोनों कंट्रीज को दी गई हैं, और इस डिस्प्यूट का हल सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि यूएनओ के चार्टर के मुताबिक इसकी जो राय शुमारी की जाएगी, प्लेबसाइट किया जाएगा, और जब उस के नतीजे में कश्मीरियों के पास 3 ऑप्शन होंगे। आप इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, या आप इंडिपेंडेंस चाहते हैं जी। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़, तो ये उनका अंदरूनी मसला नहीं है उनका अंदरूनी मसला नहीं है। पाकिस्तान किस तरह वो मतलब पूरी दुनिया के सामने ये बात करते हैं कि ये हमारा अंदरूनी मसला है, उनको इस बात पे चुप करवाने वाला क्यों नहीं है? इस पे चुप कराने वाला सिर्फ और सिर्फ सुपर पावर जितनी भी हैं वो हैं, और उसके अलावा जो है यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन का काम है कि हर जैसे किसी भी इवन छोटे क्लब की भी मेंबरशिप होती है, जब उसका कोई मेंबर उसके आर्डर्स की, उसके बायलाज की, उसकी एसओपीज की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके साथ कार्रवाई की जाती है, शोकाज नोटिस दिए जाते हैं, फिर अल्टीमेटली उसकी मेंबरशिप कैंसिल की जाती है, उसके बाद उस पर मजीद जुर्माने और कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो यूएनओ को ये चाहिए कि आप इंडिया को बताएं कि ये आपने जो किया, सबसे पहले जो इन्होंने किया है कि आर्टिकल 370 को रिवोक किया है, उसके ऊपर यूएनओ का काम है, और उसका फ्री का पाकिस्तान कहने में हक बजाना है कि कश्मीर के में से मकबूजा कश्मीर से इंडिया ने आर्टिकल 370 को रिवोक क्यों किया है। पाकिस्तान का हक बनता है, बल्कि पूरी दुनिया के ममालिक का ये हक बनता है, जो भी यूएनओ का मेंबर है उसका ये हक बनता है कि वो इंडिया से पूछे, उससे सवाल करे कि आपने क्यों किया है, जबकि ये वाला सारे का सारा डिस्प्यूटेड एरिया। आप अगर दिल्ली में या बम्बई में जो भी करते हैं वो आपका अंदरूनी मामला है। दिल्ली और बम्बई और जो भी आपका चुनाव है वो आपका अंदरूनी मामला है। अनंतनाग, पुलवामा, सोपोर या शोपियां ये आपका अंदरूनी मामला नहीं है। इसके ऊपर 2 स्टेक होल्डर, बल्कि सबसे मेजर स्टेक होल्डर तो कश्मीरी खुद हैं।
उसके बाद इसके ये दोनों मुल्क बाद में आते हैं, सबसे पहले कश्मीरी आते हैं। तो कश्मीरियों का जो स्टांस है कि वो किसके साथ मिलना चाहते हैं उनको दिया जाए। और कश्मीर में सिर्फ जो मकबूजा कश्मीर के कश्मीर है, कश्मीर के अंदर 97% मुस्लिम लोग हैं। ठीक है, बाज़ मुस्लिम होंगे कहेंगे कि जी हम इंडिया के साथ लाख चलना चाहते हैं, मगर उसमें मैक्सिमम हत्ता कि जो वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से, जहां जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारी है। भारत कश्मीर में जुल्म और सितम की एक नई कहानी लिख रहा है और इंसानी हुकूक की अगर बात की जाए तो वहां पर शदीद खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन कोई भी सुनने वाला और पूछने वाला नहीं है। अगर वेस्ट की बात करें, वहाँ पर एक जानवर भी अगर मर जाए किसी गफलत की बिना पर तो लोग जो है वो उठकर खड़े हो जाते हैं और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। लेकिन कश्मीर में लोगों का खून पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन कोई इस पर आवाज़ उठाने वाला नहीं है। ऐसा क्यों है, इस हवाले से हम बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब। सर, ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि यूनाइटेड नेशंस के जितने मेंबर्स हैं उन सबको आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की बात तो सब लोग करते हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान तो सफारती सतह पर मुसलसल आवाज़ उठा रहा है, लेकिन दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक हैं और मेरे ख्याल है 1 अरब से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी भी है। तो अगर हम सब मुसलमान ही मिलकर एक पेज पर आ जाएं, कोई ठोस फैसला लें, तो इसका कोई सोल्यूशन क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं? कोई सोल्यूशन सर निकल सकता है। सिर्फ अगर हम जो जितनी मुस्लिम उम्मा है, जितनी मुस्लिम ममालिक हैं, वही अगर खाली आवाज़ उठाएं तो इसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है सर? ये जो जितने भी ममालिक है ना, वो हम सोच रहे हैं एक कम्युनिटी कश्मीरीज़ के बारे में, और या फिर हम सोच रहे हैं एक रिलीजन इस्लाम के बारे में। ममालिक अभी रिलीजन से आगे निकल चुके हैं, कम्युनिटी तो बहुत नीचे की बात है। वो उनके अपने मफादात जहाँ पे हैं ना, जिस मुल्क के जहाँ पे मफादात हैं, तो उन्होंने ये सीखा है वेस्ट से। इन्होंने ख़ास तौर पे तमाम कंट्रीज़ ने सीखा है यूएसए से और वेस्ट से। जहाँ इनके मफादात हैं वहाँ उनके दोस्त हैं, उसके साथ जहाँ उनके मफादात नहीं है वहाँ उसके साथ ये दुश्मन है, या वहाँ पे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं हो पाएगा अगर नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये इसके लिए जिससे एक कंट्री के अंदर भी एक लीडर चाहिए होता है ना, इस वर्ल्ड के अंदर एक लीडर चाहिए। इस वक्त एक लीडरशिप एक सूरत में इमरान खान की सूरत में नजर आ रही है, तैयब अर्दगान और मलेशिया के जो सदर हैं, इन तीनों में एक ये लीडरशिप नजर आ रही है कि ये तीनों इकट्ठे हो। मगर यहाँ पे भी फूट पड़वाई गई पिछले दिनों जब इमरान खान साहब नहीं गए वहाँ पे मलेशिया में, तो उस वजह से यहाँ पे भी कोई ना कोई ऐसा काम किया गया। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का ये है कि सर न उठाएं। जैसे दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में 1974 में, तमाम जितने भी ममालिक थे इस्लामी कंट्रीज, उनके तमाम हेड्स यहाँ पे आए थे। उसकी याद में अभी भी समट मनार खड़ा है लाहौर में चेरिंग क्रॉस पे। तो 1974 में लाहौर में ये सेकंड इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें तमाम लोग आए थे। अपने शाह फैसल शहीद मरहूम वो भी आए थे, यासिर अराफात थे, कर्नल गद्दाफी थे, सदाम हुसैन, तमाम लोग मौजूद थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये काम किया था और उस पर इतना ज़्यादा काम किया था कि वेस्ट को एकदम उनके वो कान खड़े हो गए। जब उनके कान खड़े हो गए तो उन्होंने कैसे एक एक करके किस तरह से एक एक को फारिग किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखें क्या तरीकाकार था, जो भी था, उनका जो पर्सनल चीज़ें थी या उनकी जो पॉलिटिकल वो चीज़ें थी, मगर उन्होंने कोशिश की कि इस्लामी ममालिक को, दुनिया के तमाम, इस वक्त तकरीबन 1.5 अरब से ज़्यादा मुस्लिम है, एक अरब 60 करोड़ के करीब, तो इन सबको इकट्ठा करने की कोशिश की और किया। और उनको एक एक को लादा करके ना, वो जैसे हम बचपन में कहानी सुनते होते थे, एक फादर होता है, वो बाप होता है, अपने बच्चों को लकड़ियां लादा तोड़ने की, फिर इकट्ठी तोड़ने की कहता है, नहीं टूटती, तो इकट्ठे इन्होंने टूटना नहीं था। अब वेस्ट ने ऐसा कार्रवाई की और इनको समझ भी नहीं आती, स्पेशली जो हमारी अरब कंट्रीज हैं। अब यूएई को देखो, फिर आपस में लड़े हुए हैं सारे, मतलब लाइक दो ब्लॉक बन रहे हैं, एक ये यूएई वाला, सऊदी अरब, और बाकी दूसरा जो है वो तुर्की, पाकिस्तान और ये सारे। तो इस तरह के जब इत्तेहाद मुसलमान
मुसलमान ममालिक के बीच में बनेंगे तो क्या मुस्तक़बिल यही तो इन तीनों लीडर्स की कोशिश, खास तौर पे तैयब अर्दगान और इमरान खान इसी चीज़ पे लगे हुए हैं जी। कि तमाम जितने भी ममालिक आएँ इस्लामिक और मिल के ये मुस्लिम कश्मीर के लिए भी आवाज़ उठाएं, ये फ़लस्तीन के लिए भी आवाज़ उठाएं। अभी ये जो अभी कल जंगबंदी होगी है इसकी आर्मेनिया और अज़रबैजान अज़रबैजान की, तो जी। वो घुटने टेक दिए उसने, आर्मेनिया ने, हो गई। शॉर्टली क्योंकि आखिरी लम्हात हैं, एक चीज़ बताइएगा, जिस तरह अभी अमेरिका में इंतखाबात हुए हैं और जो बाइडन से कुछ उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं कि ये ट्रंप के जाने के बाद एक इंसान के मतलब एक अलग शख्सियत के इंसान लग रहे हैं, शायद कुछ बेहतरी आ जाए कश्मीर के मामले में। तो आपको लगता है ऐसा हो सकता है या पूरी शायद वो अल्लामा इकबाल के शेर है, वो यहाँ पे सही फिट बैठता है, पवेस्तर है शजर से उम्मीदें बहार रख। तो डेमोक्रेट्स हों या वो कौन से हैं दूसरे, तो ये ट्रंप वाले, ये दोनों पार्टियां जो भी आ जाए, उनकी अपने इंटरेस्ट, अपने नेशन है, अपना मुल्क है, अपनी वो जो उनकी सुपर पावर की हैसियत बनी हुई है उसको रोकना है। मगर उनको चाहिए, मगर कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, एक मतलब जब लीडर चेंज होता है तो कुछ फर्क तो पड़ता है ना सुपर पावर का। जी देखें, फर्क पड़ना चाहिए, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर इसको फर्क पड़ना चाहिए कि अभी जो बाइडन को जो वोट्स मिले हैं, ज्यादातर इसलिए मिले हैं कि दुनिया के अंदर जो जंग लगी हुई है पूरी दुनिया में, इस जंग को खत्म किया जाए, कम किया जाए। तो ये कश्मीर भी उस जंग का हिस्सा है, फलस्तीन भी उस जंग का हिस्सा है। सही बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मेयर साहब, आप तशरीफ लाए और इस हवाले से हमने आज मुख्तलिफ पहलुओं पे बात की। उम्मीद रखते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला के हुजूर के, अल्लाह करे कि बहुत जल्द कश्मीरी जो हैं वो एक आज़ाद फिजा में सांस लें, उनके ऊपर जो ढाए जा रहे हैं मजालिम वो ख़त्म हो सारे। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। और अब हम बात करेंगे मुल्क भर में होने वाले जराइम के हवाले से। मुल्क भर में क्राइम रेट जो है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मोबाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल्स, गाड़ियाँ छीनी जा रही हैं। इसके अलावा कत्ल गारत के केसेस में भी इजाफा हुआ है और रेप केसेस में इजाफा हुआ है। ख़ासतौर पे बच्चों के साथ जो ज़्यादती के केसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। चोरी और डकैतियों की वारदातों में भी इजाफा हुआ है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? क्या जो मुल्ज़िमान हैं उनको सज़ाओं का खौफ नहीं है? वो इतने ताकतवर कैसे हो गए हैं? या हमारी पुलिस सही से काम नहीं कर रही? क्या इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे कि गुर्बत, महंगाई और भूख जो कि मजबूर कर रही है लोगों को ये स्ट्रीट क्राइम्स और जो छोटे छोटे क्राइम्स होते हैं उन सब के ऊपर? इस हवाले से हम बात करेंगे। इसी हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं माहिर कानून मंजूर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से सर, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या समझते हैं आपके मुल्क में जराइम की शरह जो बढ़ती जा रही है उसकी असल वजह क्या है? आपके ख्याल में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में जो जराइम जितना बढ़ रहा है उसकी सजाएं का तयन सही नहीं हो पा रहा। अदालतों से जब सजाएं नहीं होंगी तो जराइम और बढ़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक आदमी ने डकैती की, चोरी की, ठीक है, 40 लाख रुपए, कोई भी जुर्म किया, सही है। जब कोर्ट गया वहां से 3 महीने में वो आके छूट के घर पे आ गया। तो उसके दाएं बाएं लोगों ने देखा कि इतना शॉर्टकट में हमने इतना पैसा कमा लिया है, तो ये मजदूरी से पूरी जिंदगी कमाऊंगा। सही है। इस तरफ जब उसको सजा नहीं हुई तो उसने आके इस जराइम को माशरे में और फैलाया। तो यानी कि जुर्म को डिस्करेज नहीं किया जाए। उसकी रीजन बहुत सारी हैं। एक तो हमारे यहाँ जैसे प्रोसीजर जो है वो बहुत लेंथी है जी, अदालतों का निज़ाम। ठीक है। रीजन ये है कि खासकर कराची में बात करूंगा कि यहाँ जो मुद्दई और विटनेसेस होते हैं वो एफआईआर कटा देंगे, पुलिस को एविडेंस दे देंगे। कोर्ट में जब 3 साल बाद कोर्ट उसको बुलाएगी एविडेंस के लिए तो पता लगेगा वहां से उस घर पे ना मुद्दई है ना गवाह है, विटनेसेस है। सही। ये बेनिफिट उसको जाता है। जब तक कोई सजा गवाही नहीं होगी तो जज को सजा नहीं देगा।
इवन के हमारे कानून में जो हमारा कानून बना हुआ है ताजीरात पाकिस्तान और पाकिस्तान पैनल कोड कानून शहादत, जी ये कहता है कि अगर कोई जज अपनी आंखों से किसी जुर्म को देखे, मुजरिम को देखे, सही। जुर्म होता हुआ देखे और वो जाके उसी इलाके का वो जज हो, सही है, जी। केस उसके पास सामने आ जाए, सही है। अगर उसमें गवाही नहीं होगी, जज के पास कोई इख्तियार नहीं है, उसको सजा दे। जज ने अपनी आंखों से देखा होगा कि जुर्म इस बंदे ने किया है, जब गवाही नहीं आएगी तो हमारे सीआरपीसी में जज को बाउंड कर दिया गया है, विदाउट एनी एविडेंस आप उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते। मगर सर ये भी तो सुना है हमने कि यहाँ पे किराए के गवाह भी मौजूद हैं, आप 5,000 रुपए में गवाही भी नहीं, देने को किराए तैयार हैं। के अब वो मेरे ख्याल कराची में, पाकिस्तान में जो किराए के गवाह है ना, वो अब नहीं है हमारे, अब नहीं है, अब नहीं है। ये पुरानी बातें हैं। ये सिर्फ किराए गवाह इसलिए कहते हैं कि जब पुलिस ने, फर्ज करो एक क्राइम रोड पे हुआ और पुलिस ने मुलजिम को पकड़ा, कानून ये कहता है ऑन द स्पॉट 2 विटनेस लेगा। अगर वहाँ उसने मुकामी लोगों को, किसी दुकानदार को या किसी राहगीर को गवाह बना लिया, बना के उसको गिरफ्तार करके कोर्ट भेज दिए ट्रायल के लिए, तो जब वहाँ से कोर्ट सम्मन भेजेगी एविडेंस के लिए, तो वो गवाह वहाँ नहीं मिलेगा। अच्छा। या तो किराएदार था वो सही है, चला गया, या कोई जॉब करता था, नौकरी खत्म हुई, अपने आबाई गांव चला गया, जी। तो मुलजम इसको बेनिफिट मिलता वक्त तो गुजर गया इतना सारा। है, वक्त गुजर सही। गया। अब अच्छा सर, अगर वैसे हम बात करें कि एक नॉर्मल जैसे स्ट्रीट क्राइम, मोबाइल स्नैचिंग बहुत ज़्यादा है, अच्छा ये तो हम वो शरह बता रहे हैं ना कि ये जो जराइम की शरह में इतना इजाफा हो रहा है, जो रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत सारे केसेस जो चोरी होती है, मोबाइल स्नैचिंग होती है, लोग थाने नहीं जाके उसको रिपोर्ट कराते हैं, कल्चर नहीं, थाने कल्चर से लोग डरते हैं। तो इसकी सज़ा क्या है? अगर कोई स्ट्रीट क्राइम करता है तो उसकी क्या सज़ा होती है? स्ट्रीट क्राइम करने के कानून में 3 रेशो बताए गए हैं। जी। एक, सुबह से लेके सूरज निकलने से बाद और डूबने से पहले इसकी सजा मुख्तलिफ है। अच्छा। रात के टाइम हाईवे पे मगरब के बाद और सुबह फजर से पहले उसकी सजा ठीक है, अच्छा, सही। मगर किस किस्म की सजाएं हैं? एक 7 साल सजा है। अगर दिन के टाइम डकैती करेंगे, रात करेंगे, डबल सजा हो जाएगी। अच्छा। रात हाईवे में या किसी स्ट्रीट पे क्राइम करेंगे, सजा 14 साल हो जाती है। जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, देखिए आपने एक तरफ तो इशारा किया कि जो अदालती निज़ाम है उसकी वजह से भी ये जराइम पेशा अफराद जो हैं इनके दिलों में खौफ कम होता जा रहा है जुर्म करने का, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिनकी वजह से शहर में, मुल्क में जो जराइम की शरह है उसमें इजाफा होता जा रहा है? तो मेरे मुताबिक जो है इस माशरे में 5% या 10% लोग जुर्म पेशा होंगे, 90% लोग जुर्म पेशा नहीं है। ठीक है। 10% जो जुर्म पेशा लोग हैं, अगर उनको गिरफ्तार करके प्रॉपर वे में सजा दी जाए तो आइंदा 5 को सजा होगी, फिर 5% रह जाएंगे। तो ये तो फिर अदालत के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि इसके अलावा भी कोई पहलू है, कोई पुलिस या कोई मतलब और जिस तरह? अच्छा, पुलिस के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि अक्सर हमारे पास केसेस आते हैं, उसमें पुलिस के पास जो निज़ाम है वो बिल्कुल 1898 वाला निज़ाम उसके पास मौजूद है। ठीक है। वही रजिस्टर हैं, 18-21 रजिस्टर पुलिस के पास होते हैं। ये रोजनाम चिमटी है, ये गिरफ्तारी है, FIR है। आजकल लेटेस्ट जमाना है, विदिन 5 मिनट हर चीज आप ऑन रिकॉर्ड ले आते हैं, पूरी दुनिया में ये बात फैल जाती है। सर, लेकिन डेटाबेस नहीं है। जैसे वो आबिद जो हाईवे का मुलजिम था, जी। उसको वो पहले भी इतने जराइम कर चुका था, रेप केसेस थे, उसने डकैतियां की थी, लेकिन वो डेटा ना होने की सूरत में वो मुसलसल भाग रहा है। अब ये कानून निकाला इन्होंने, CRO क्राइम रिकॉर्ड जो होता है ना मुलजिम का, वो हमारे पास बिल्कुल गैर फाल था। अच्छा, 100 FIR कटी हुई है, 101 दूसरी FIR कटी है, तो उसका रिकॉर्ड 100 FIR गायब कर दिया गया है। अच्छा, अगर 100 FIR का रिकॉर्ड ले आए या 2 FIR को निकाले, एक FIR मुलजिम के खिलाफ मिल जाए, नई FIR कट जाए, इसको कहते हैं हैबिचुअल। कानून में उसको रिलीफ नहीं आदी मुजरिम है ये, उसको कानून में रिलीफ नहीं मिलता बिल्कुल ही। ठीक है। अगर हम जाए दूसरी तरफ, जैसे आपने फरमाया कि क्राइम का क्यों बढ़ रहा है, हाँ, क्राइम के साथ बेरोजगारी भी है। अच्छा, बेरोजगारी का इशू भी इस माशरे में मौजूद है, लेकिन बेरोजगारी क्राइम तरफ नहीं भेजती है। अगर बंदा होनेस्ट हो तो उसको खौफ हो कि यार मैं मुअज़्ज़ज़ आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, बेरोजगार हूँ, पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी, मुझे 6 महीने या 10 साल जेल भेज देगी, तो क्राइम नहीं करेगा। बिल्कुल सही है। मुलजमान को, क्राइम में लोगों को हमेशा खौफ अपनी सजाओं से होता है। लेकिन सर सजाएं नहीं हो रही, तभी तो ये लोग सजाएं को देखो मुख्तलिफ स्टेप में अदलिया ने निज़ाम चेंज किया। फर्ज करो कि अभी स्पीडी ट्रायल केसेस आ गए,
मॉडल कोर्स बनी। माजरत चाहते सर, यही से कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में वापस आ चुके हैं और आज हम बात कर रहे हैं मुल्क भर में जराइम की शरह में होने वाले इजाफे के हवाले से। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मंजूर अहमद राजपूत साहब, जो कि एक माहिर कानून है। सर, वक्फे से पहले हमारी बात हुई, आपने ये कहा कि जो अदलिया का निज़ाम है उसकी वजह से भी बहुत सारे ऐसे मतलब डिले आ जाते हैं कि जिसकी वजह से जुर्म करने वालों को मतलब उस तरह डिस्करेज नहीं हम कर पाते। तो ठीक है, ये सजा और जजा का तो बड़ा बुनियादी सा है एक मामला है जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ देखने को मिलता है, मगर इसके अलावा भी और भी पहलू हैं। ये बताइए कि पुलिस का जो निज़ाम है ये किस हद तक मुल्ज़िमान को या मुजरिमान को जुर्म करने से रोकता है? पुलिस का निज़ाम अच्छा मजबूत होगा तो जुराइम नहीं होगा। हमारे माशरे में सबसे जो निज़ाम ख़राब है इस वक्त वो पुलिस का है। उसकी वजह बहुत सारी ये है कि पुलिस के अंदर पुलिस जो ऑफिसर हैं वो इनकम्पिटेंट हैं, पढ़े लिखे बहुत कम हैं। हमारा तजुर्बा, हम जो मुल्ज़िमान को रिलीफ मिलता है अदालतों से वो पुलिस की ही नेगलिजेंस से मिलता है। जहाँ वकील के बारे में कंसेप्ट होता है कि वकील शायद झूठ बोलता है, ऐसा नहीं है। हम उस जो डॉक्यूमेंट्स पुलिस तैयार करती है उस डॉक्यूमेंट में इतनी सारी गलतियाँ होती हैं जिससे मुल्ज़िम को फ़ायदा मिल रहा होता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल FIR का मसला आता है। जी हाँ, FIR दर्ज नहीं कर रही पुलिस। कानून ये कहता है 154 में CRPC में कोई भी मुद्दई या कंप्लेंट थाने में गया विदाउट एन इंक्वायरी उसकी पुलिस अफसर FIR काटेगा। सही। FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जी हाँ। वो इंफॉर्मेशन झूठी है सच्ची है पुलिस ने काटनी है। उसके बाद उसको 40 डे और 70 डे मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, तहकीकात के लिए। उस तहकीकात में ये फाउंड हो जाए कि ये झूठा मुकदमा है। 40 से 60 दिन क्यों? नहीं, 14 अच्छा 14 और 17, ठीक है, 14 से 17 दिन। CRPC में 344 की सेक्शन है CRPC की, उसमें कहता है कि पुलिस अफसर टाइम एक्सटेंड कर सकता है अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो। सही। और मैंडेटरी ये है कि 14 दिन के अंदर अंदर उसने चालान दाखिल करना है कोर्ट के अंदर। ठीक है, जो भी हो वो राय लिख के जज को भेजेगा कि मैंने इस इंक्वायरी में ये चीजें की और मैंने ये पाया, कोर्ट जो भी इसको फैसला दे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब FIR इस टाइम पे नहीं कटेगी तो केस आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। हमारे माशरे में ये है कि आप FIR कटाने जाते हैं, आपकी FIR नहीं काट जाती। क्यों? ये पुलिस की नेग्लिजेंसी है। पढ़ लिखी पुलिस होगी, नहीं, उन्हें क्या नुकसान होता है इससे? FIR कहते हैं कि हमारे क्राइम में इजाफा होगा, SHO की प्रमोशन रुक जाएगी, SHO का ट्रांसफर हो जाएगा। जब वो आता है SHO नया, वो देखता है कि 100 FIR है, वो कहता है कि जितनी FIR का रेशो बढ़ेगा इलाके में क्राइम बढ़ेगा, SHO की तरक्की नहीं होगी। क्राइम तो होता ही है, वो तो क्राइम होता है, लेकिन वो FIR इसलिए काटते कि रोज उनको रिपोर्ट देनी पड़ती है कितनी FIR कटी है। कहते हैं आपके होते हुए आप इलाके के SHO हो, आपके होते हुए ये जुर्म क्यों बढ़ा? हाई ऑफिशियल ये पूछते हैं। वो जुर्म को रोकने के लिए FIR नहीं काटता। तो सर FIR दर्ज ना करना तो एक और ज्यादा बड़ा जुर्म हुआ। ये 155 में पुलिस रूल्स में पुलिस की नेग्लिजेंसी है। हमारे माशरे में पुलिस के खिलाफ लोग जाते नहीं। और सर ये अच्छा। कच्ची और एक फाइनल FIR भी होता है, इसका भी कुछ सिलसिला होता है? जो फर्स्ट FIR कटेगी, इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन मुल्ज़िम को चालान होता है, जेल जाता है। उसमें एविडेंस का लेक ऑफ एविडेंस भी होती है कि उस चालान के अंदर उस पुलिस अफसर ने किन किन गवाहों का नाम लिखा है, उनका रोल क्या था, वो सब मौजूद थे नहीं थे, फिर उसको उन गवाहों को पेश करना होता है। सही। सर, हमें एक और मेहमान ने भी ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर। हमारे साथ मौजूद है मेजर रिटायर्ड नदीम मोहम्मद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है, आप सुनाइए, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं सब अभी बात हो रही थी हमारी मंजूर अहमद साहब से, तो मंजूर साहब ये फरमा रहे हैं कि जो अदलिया का निज़ाम है इसकी वजह से भी हम जराइम की जो बढ़ती हुई शरह है इसको रोकने में थोड़े से नाकाम रहे हैं और पुलिस भी अपना सही तरह से किरदार अदा नहीं कर पा रही है। आप क्या ख्यालात रखते हैं इस बारे में? प्लीज उस बारे में बयान कीजिए। देखिए, मैं तो थोड़ा सा इतना टेक्निकल नहीं हूँ जिस तरह से एडवोकेट साहब हैं और ये पुलिस रिफॉर्म्स और उनकी बात कर रहे थे। मैं तो ये बता सकता हूँ कि देखिए, पहली बात तो ये कि जराइम स्टार्ट उस वक्त होता है जब आप बेरोजगारी बढ़ती है, ठीक है, गुर्बत बढ़ती है माशरे के अंदर। तो उसको अगर आप हाई लेवल पे देखिए तो ये यहाँ से शुरू होता है जुर्म जो है कि आप माशरे के अंदर गुर्बत बढ़ रही है, माशरे के अंदर जो है वो महंगाई बढ़ रही है और माशरे के अंदर नाइंसाफी बढ़ रही है। और ये नाइंसाफी सारा पुलिस सिस्टम
भी ये नाइंसाफी फैलाता है और ये आगे जाके टर्मिनेट होता है जुडिशियल सिस्टम के ऊपर। अगर सही। आप जैसे अभी बात कर रहे थे एडवोकेट साहब पे, ये पुलिस रिफॉर्म्स भी जब तक प्रॉपर तरीके से नहीं होंगी, आपने देखा है कि जो प्रोसिक्यूशन वाला इनका जो शोबा है, आप जी। देखें अभी थोड़े दिन पहले हुआ है कि एक बंदा 15 साल से बंद है और उसका जो प्रोसिक्यूशन जो है उसका केस ही सही तरह से जो है वो पुटअप नहीं कर सका है कोर्ट में। तो जस्ट सामने ये रूलिंग दी कि जी हमारा प्रोसिक्यूशन इतना वीक है कि आज ये बंदा 15 साल ये जेल में रह के और ये आज सामने आया है। तो हमें ये सारे ही स्टेप्स जो मैंने बताया कि टॉप से, एक तो हमें मुल्क में जब तक हमारे मुल्क में से ये बेरोजगारी ये रिड्यूस नहीं होगी, महंगाई कम नहीं होगी, आप देखें दोनों गैप वाइडन हो रहा है। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, एक तरफ आप देखें क्राइम तो बढ़ रहा है, जी। बढ़ रही है। जब प्राइस बढ़ेंगी तो आप देखिए स्ट्रीट क्राइम्स ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपके मुल्क में उस तरह के बड़े क्राइम्स इतने ज्यादा नहीं है। स्ट्रीट मगर सर यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि इस वक्त तो मुआशी तौर पे तो पूरी दुनिया ही मुतासिर हो रही है, तो क्या पूरी दुनिया में जराइम की शरह बढ़ गई है? बिल्कुल पूरी दुनिया के अंदर जराइम की शरह बढ़ी है। अगर आप स्टैट्स देखेंगे ना तभी जी सर, और कराची तो उस लिहाज से पूरी पीछे है। बिल्कुल स्टैट्स अगर आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर जराइम की शरह बढ़ी है। ये जिन मुल्कों को आप बड़े डेवलप कंट्रीज कहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं, जिसमें ये टॉप पे ये इंग्लैंड है, फ्रांस है, इधर बहुत ज्यादा रेशो जो है ये बढ़ गया है और ग्राफ बहुत हाई जा रहा है। ये पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है और ये सबसे बड़ा जो मैंने बताया कि वो यही है कि लोग चाहते हैं कि उनको रोजगार दें, लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता तो उसके अंदर से जो इस तरह के जो बैड नेचर वाले लोग होते हैं, अंदर का शैतान बाहर आता है एंड दे डू सच एक्टिविटीज। फिर हमारा पुलिस का सिस्टम वहाँ फिर भी कंट्रोल है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हमारा तो यहाँ पे आपको पता ही क्या हाल है, मुजरिम को आगे तो कोई प्लीड नहीं करता है, उसके जो उसकी कंप्लेन करता है वो आगे अपनी एफआईआर को, अपने मुकदमे को आगे प्लीड नहीं करता है। तो जाहिर है कोर्ट में जाके उसका फैसला वही होना है कि विटनेस ही नहीं है मौजूद। तो सर, तो आप क्या समझते हैं पुलिस सिस्टम जो है उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इस्लाहात की ज़रूरत है, और मौजूदा हुकूमत जो अब इक़्तिदार में आई है, पहले वो सबसे पहले यही बातें किया करती थी कि हम पुलिस में रिफॉर्म्स लाएंगे, हम उसमें इस्लाहात करेंगे ताकि ये जराइम और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कम हो सकें? देखिए गवर्नमेंट एक बड़ा ब्रॉड एरिया है और वो मैंने बताया है कि अगर वो खाली रोजगार ही देते ना तो बहुत हद तक जराइम कम हो जाएंगे। पुलिस रिफॉर्म्स उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या वादे किए, लेकिन वो वादे ही क्या जो वफा हो गया आप देखिए अभी तक, और तमाम वादों पर ज्यादातर यू टर्न ही चल रहे हैं फिलहाल। बहरहाल अल्लाह ताला करे कि ये इससे काबिल हो जाए। लेकिन पुलिस में आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं, किसी भी थाने में चले जाएं, उस थाने का हाल देखें वहाँ क्या हाल है और किस पोजीशन में जो इंक्वायरी ऑफिसर होता है उससे अगर आप बात करें तो वो टोटली इलिटरेट पर्सन होता है, एक जिसकी ना कोई खास एजुकेशन होती है, अंगूठा छाप टाइप आपने रखे हुए, उन्होंने पता नहीं किस तरह से डिग्रियां ले ली है जो प्री रिक्विजिट पूरी कर रहे होते हैं। वो बंदा उस केस की इंक्वायरी करता है, वो इंक्वायरी ऑफिसर होता है, उसको लेके आगे चलता है। आप उसके जहन में ना लॉजिक होती है ना वो लर्नड होता है, वो कैसे उसको आगे चलाता है। जो वो शुरू में बना देता है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। आप देखिए ऐसा सिस्टम है अजीब सा। तो ये सारा जो पुलिस का सिस्टम बना हुआ है अंग्रेजों के दौर से वही हम फॉलो कर रहे हैं और हम उसको चेंज भी नहीं कर रहे, जबकि ये हुक्मरानी के लिए बनाया गया था ये सारा जो सिस्टम है। जबकि इस वक्त ये एक सर्विसेज के तौर पर है पुलिस, जो आपकी कम्युनिटी सर्विसेज जिस तरह से है उस तरह ये लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, उनको प्रोटेक्शन। सर, ये सारा निजाम बेहतर करने के लिए किसको संजीदा होने की जरूरत है? देखिए ये गवर्नमेंट को ही संजीदा होने की जरूरत है और गवर्नमेंट इस वक्त बिल्कुल संजीदा नहीं है। गवर्नमेंट इस वक्त जो है सिर्फ मुंह पे हाथ फेर के और वो रिवेंज लेने की पोजीशन में है कि जनाब इसने ये कर दिया, इससे हम पैसे निकलवाएंगे, इसने वो किया था इससे हम पैसे निकलाएंगे, इसने 10 साल पहले ये किया था, इसने 50 साल पहले ये किया था, हम इससे पैसे निकलवाएंगे, हम बाहर से पैसे लाएंगे, हम बाहर से इसको ले आएंगे। इस चक्करों में गवर्नमेंट पड़ गई है, इंतकामी रवैये पे पड़ चुकी है। सही। और जो प्रोसीजरल इस कंट्री के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं उनको सबको भूल चुके। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव जो बात हमें फराम की। मज़ीद बात करेंगे लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। जी दोस्तों, वक्फे से हम वापस आ चुके हैं और आज हम न्यूज कैफे में इस वक्त बात कर रहे हैं मुल्क भर में जराइम की शरह में इजाफे के हवाले से। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मंजूर अहमद राजपूत साहब जो कि माहिर कानून है। सर, आपसे
जब बात हो रही थी फिर हमने बात की मेजर रिटायर्ड फैसल नदीम साहब से, फैसल साहब से। सर ये बताइए, जैसा कि उन्होंने कहा कि हुकूमत संजीदा नहीं है पुलिस के महकमे को और इन अदालतों के निज़ाम को मजीद बेहतर करने के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई हुकूमत को अंदाजा नहीं है कि ये इतना बड़ा मसला है और ये तरजीही बुनियादों पर ठीक होने की जरूरत है सबको? बिल्कुल मेजर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। इसमें हुकूमत को संजीदा होगी तो कानून में रिफाइन करेगी, पुलिस में रिफाइन करेगी, अच्छे पुलिस अफसर भर्ती करेगी, पढ़े लिखे जो लॉ नोइंग होंगे। हमारे मुल्क में अच्छे खासा एक तबका है जो काबिल लोग हैं, लेकिन पुलिस में हुकूमत में गलती करती है, सोर्स के बेस पे लोगों को भर्ती करती है जो कि उस मैार पे पूरे उतर सकते हैं जहाँ जराइम में कमी आएगी। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट अगर सीरियस हो तो हमारे पास लॉ ग्रेजुएट लड़के हज़ारों की तादाद में मौजूद है। अगर एक पुलिस थाने के अंदर 3 से 4 लॉ ग्रेजुएट बच्चों को भर्ती कर दिया जाए जो इन्वेस्टिगेशन के मामले को देखें तो मेरा ख्याल निज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा। सर इसी ये जो थाना कल्चर है, लोग किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, कोई जराइम हो जाए, कोई जैसे रेप केसेस का हम देख लेते हैं, कितने रेप केसेस होते हैं बट कन्विक्शन रेट जो है वो सिर्फ 3% है, जो कि बहुत ही कम है। तो लोग जाते नहीं है, रिपोर्ट नहीं दर्ज कराते। इवन रेप तो बहुत बड़ी चीज़ है, कोई छोटी चोरी भी हो जाए तो लोग नहीं जाते क्योंकि थाना कल्चर से लोग बड़ा खौफजदा होते हैं। तो ये इसको चेंज होने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप सही फरमा रही है, क्योंकि हम क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं और हमारा रोज़ का थानों से वास्ता है, क्लाइंट्स का हमारा से वास्ता है। थानों का कल्चर इतना इंतहाई ख़राब है कि वहाँ शरीफ आदमी जाते हुए अपनी वो महसूस करता है कि यहाँ मुझे रिलीफ नहीं मिलेगा। फिर कानून ये कहता है, जो मैं एक कानून की बात करता हूँ प्रोसीजरली, कि कोई भी आदमी थाने में जाके एफ आई करा सकता है, कोई भी आदमी जाके, लेकिन पुलिस वाले इसकी एफ आई नहीं काटते। कच्ची एंट्री रोजनामे कर लेंगे और वो जब बंदा जाएगा थ्रू कोर्ट में, एक 22A की सेक्शन का नया इजाफा किया गया है 3 साल पहले, सेक्शन 22A में, अगर कोई पुलिस वाला एफ आई आर लॉन्च नहीं करेगा तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाके एफ आई आर का ऑर्डर लेके आएगा। उसमें भी उसको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, वकील हायर करना पड़ेगा, महीना 1.5 वहाँ लग जाएगा। इसी दौरान जिस बंदे के खिलाफ एफ आई आर काटी जाएगी वो बंदा अपना मैनेज करके वहाँ से तो भाग जाएगा। फिर अननोन बंदों के खिलाफ या नॉमिनेट बंदों के खिलाफ एफ आई आर कट जाती है तो वो फिर मुलजमान को पकड़ नहीं पाते टाइम पे। अच्छा सर, ये इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है सारा मामला? हर कानून के पीछे कानून बना हुआ है। फर्ज करो कि एफ आई आर नहीं काटता तो फौरन SSP को दरखास्त देके 155 के अंदर नेग्लिजेंसी में पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इसको अडॉप्ट कोई नहीं करता। इसलिए कि वो अपनी जुर्म की एफ आई आर कराने आया, उसको रिलीफ नहीं मिला, उसको खौफ है पुलिस वाले में से किसी झूठे मुकदमे में फिट कर देंगे, फंसा देंगे। इसलिए जरा वो कहता है पहला तो मेरे साथ ज्यादती हुई, मजीद ज्यादती मैं कैसे कॉन्सिक्वेंस को फेस करूंगा, और वहां से वो खिलाफ कार्रवाई करते। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आज आप प्रोग्राम में तशरीफ लाया और आज आपने बहुत ही अहम नुकात पे जो है वो बात की। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों इसी के साथ ही प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त हो चुका है। आप दोस्तों को यकीनन हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जो हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/newscafe पे जरूर दीजिएगा। फहीम अब्बास और ज़हरा रज़ा को दें इजाजत, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।